नमस्कार दोस्तों, मैं सिन्नाथ पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्ध की मैथ पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 22 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 21 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है साथियों, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से उनको भी वॉच कर लीजिए। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 2 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात करें, या एसएससी हो या फिर बैंक हो, रेलवे हो, या आप किसी का भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं साथियों। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 7 सही 1/7, 8 सही 2/6, 9 सही 5/5, 12 सही 2/4 और 16 सही 2/3 फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे 7 सही 1/7 है। क्या साथियों? 7 सही 1/7 है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 8 सही 2/6 है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 9 सही 5/5 है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 12 सही 2/4 है। ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करें तो 16 सही 2/3 है। ठीक है। तो यहाँ 7 है तो 8 है, 9 है, फिर 12 है, फिर 16 है। तो 7 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं 8 हो जाता है। 8 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं 9 हो जाता है। 9 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है। 12 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है। अर्थात एक सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा है साथियों, एक सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 1/7 है, फिर 2/6 है, 5/5 है। तो ये तो कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है हमारा। तो इसको हम कुछ अलग मेथड से सोचेंगे। कुछ अलग मेथड से सोचने का मतलब क्या है साथियों कि देखिए 7 सही 1/7 है, तो 7 का गुणा आप 7 में कर दीजिए, 7 सत्ते 49 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 50/7। ठीक है। उसी प्रकार से 8 सही 2/6 है, तो 6 का गुणा 8 में कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, तो ये भी कितना हो जाता है 50/6 हो जाता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 9 × 5 = 45 + 5। ठीक है साथियों, यानी कि 50/5 हो जाता है। ठीक है। उसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो 12 × 4 = 48, 2 × 50, 50/4 हो जाता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 16 सही 2/3 है, तो यानी 16 × 3 = 48, 2 × 50/3। ठीक है साथियों, तो आप देख रहे हैं कि हमेशा क्या हो रहा है, आपका मान 50-50 अंश में आ रहा है, और हर में मान क्या हो रहा है, एक घटता जा रहा है साथियों। पहले 7 था, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, यानी कि फिर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और अंश में आपका 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए अंश में, और हर में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में 50/2 दिया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि 2 घोड़े ए और बी पहले चक्कर में 3 संबंधित 2 के अनुपात में गति से दौड़ते हैं। दूसरे चक्कर का अनुपात बदल करके 4 संबंधित 7 हो जाता है, और तीसरे चक्कर का अनुपात बदल करके 8 संबंधित 9 हो जाता है। दोनों घोड़ों के बीच कुल मिलाकर के अनुपात में कितना अंतर है? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए के घोड़ा का अनुपात हम अलग जोड़ देंगे, बी के घोड़े का अनुपात हम अलग जोड़ देंगे। ठीक है। फिर दोनों को जोड़ करके हम अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक घोड़े को अगर हम देखें तो पहले में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में 8, यानी पहले में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में क्या हो रहा है 8। तो कुल कितना हो गया 8 × 4 = 12, 3 = 15। ठीक है। उसी क्रम में अगर आगे हम बी को देखते हैं अगर आगे हम बी को देखते हैं साथियों, तो पहले 2 है, फिर 2 के बाद 7 है, और 7 के बाद फिर क्या है 9 है। तो इनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो 9 × 7 = 16, 2 = 18 हो जाता है। ठीक है साथियों। और फिर क्या बोल रहा है कि दोनों घोड़ों के बीच कुल मिलाकर के अनुपात में कितना अंतर है। तो ठीक है। तो ए के घोड़े का अनुपात कितना है 15, और बी के घोड़े का अनुपात का योग कितना है 18 है। तो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों घोड़े में अंतर कितना है, तो अंतर निकालने के लिए हम 18 - 15 कर देंगे। तो 18 - 15 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी दोनों घोड़ों में कुल कितना अंतर है, तो दोनों घोड़ों में कुल 3 का अंतर है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी आकृति संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के बीच संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाती है। ठीक है।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है संपादक। क्या पूछा जा रहा है साथियों, पूछा जा रहा है संपादक। इसके बाद बोला जा रहा है समाचार पत्र, समाचार पत्र, और उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे पत्रकार। ठीक है, तो पत्रकार का क्या काम होता है साथियों, पत्रकार का काम होता है, पत्रकार का काम तो आप सभी लोग जानते हैं। संपादक का अगर हम बात करें तो संपादक क्या करता है, रिपोर्ट को प्रकाशित करवाने का काम जो होता है वो संपादक का होता है। ठीक है, इसको संपादित कौन करता है, समाचार पत्र को, समाचार पत्र को संपादक, ठीक है, संपादक संपादित करता है। तो अगर हम बात करें तो ग्राफ किस हिसाब से बनेगा साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं, ये आप मान लीजिए समाचार पत्र हो गया, तो इससे रिलेटेड जो बनेगा वो संपादक बनेगा, और पत्रकार भी इससे रिलेटेड ही बनेगा साथियों। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इस हिसाब से ग्राफ से ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा जो कि किसका किसका होगा, संपादक का, समाचार पत्र का और पत्रकार के बीच। ये तीनों क्या हैं, एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं साथियों। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि चित्र को दर्पण के सामने रखा जाए तो उसका सही प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, प्रतिबिंब दो हिसाब से बनते हैं साथियों, एक बनता है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, और एक बनता है आपका जल प्रतिबिंब। कौन कौन प्रतिबिंब बनते हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण के सामने रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण के सामने जब रखा जाता है तो जो भी चीज़ होता है सीधे उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, और जल प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। जैसे कि अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में बात करें तो जैसे कि ये बी है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब में ये बी ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर आपका सी ऐसे बना है तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब में, तो जल प्रतिबिंब में जैसे कि ये सी है, तो जब ये आपका बनेगा, जब ये ऊपर का नीचे होगा तो भी ये सी ही बनेगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ए की, तो ए का आपका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ए का आपका जल प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब जब ये बनेगा तो दो आप क्या होगा, दो आपका इधर साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2-3 ऑप्शंस में उल्टा किया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी तो नहीं होगा क्योंकि दो को क्या किया है, सीधे क्रम में कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं जी की, तो जी भी हमारा क्या हो जाएगा, जी भी हमारा उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा जी क्या किया है, सीधा कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ऑप्शंस हमारा एक क्यों नहीं होगा, ऑप्शंस एक इसलिए नहीं होगा साथियों क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी लाइन कुछ ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, ये ऊपर बनी हुई है। तो जब ये पलटेगा तो ये ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो बात करते हैं, अब बचा है हमारे पास ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किया गया, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर याद कीजिए। आपको एक समीकरण दे दिया गया है, उसको बोल रहा है कि किसी व्यवस्था के आधार पर उन्हें हमें हल करना है, जो उसी आधार पर हल न किया गया हो समीकरण, उसको हमको इसमें ढूंढना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 है, 6 है, 7 गुणित 6 गुणित 4, तो क्या लिखा है, 6 7 4 लिखा है। उसी क्रम में आगे देखते हैं तो 8 गुणित 5 गुणित 3 है, तो फिर क्या लिखा है, 5 8 3 लिखा है, यानी 583 लिखा है। उसी क्रम में आगे 9 गुणित 1 गुणित 2 है, फिर आगे हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, गुणित 6 है, गुणित क्या है, 4 है, तो कितना लिखा है, 6 7 और 4, क्या लिखा है, 6 7 और 4। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले बीच का अंक ले रहा है। ठीक है, पहले बीच का अंक ले लिया 6, उसके बाद ये प्रथम अंक ले लिया 7, और उसके बाद में लास्ट अंक ले लिया 4। उसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं तो 8 है, गुणित 5 है और गुणित 3 है, तो इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है 5 8 और 3। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले बीच का लिखा है, फिर
फर्स्ट नंबर लिखा है, यानी पहला अंक लिखा है, फिर लास्ट अंक लिखा है। तो उसी क्रम में हम क्या करेंगे, उसी क्रम में हम 9 को भी 9 गुणित्ते 1 गुणित्ते 2 को भी हल करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम बीच में का मान लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें लास्ट सॉरी साथियों इसमें हम प्रथम अंक लिखेंगे यानी प्रथम अंक 9 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, फिर लास्ट अंक 2 लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, 192 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा साथियों कि ऐसी उत्तर आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के समान हो। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रश्न आकृति दे दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर आकृति हमको सेम टू सेम कैसा चुनना है, प्रश्न आकृति की तरफ ही चुनना है। किसके तरह चुनना है साथियों, प्रश्न आकृति की तरह हमें उत्तर आकृति चुननी है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न आकृति है उसी हिसाब से हमें उत्तर आकृति चुननी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं हमारी प्रश्न आकृति की फिगर की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमको सेम टू सेम उत्तर आकृति में चुनना है। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट की, तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये बीच की लाइन देखेंगे तो बीच की लाइन ये क्या है, ये दोनों बीच की लाइन कम ही दूरी पर है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये बराबर की लाइन पे है। ये जो ग्राफ बन रहा है ये बराबर की लाइन पे बन रहा है साथियों। कैसा बन रहा है ग्राफ, बराबर की लाइन पे बन रहा है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बी की, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बी की, तो बी की अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चंस में एकदम ग्राफ कैसा है, यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है तो कुछ स्पेस ये आगे बढ़ के बन रहा है। उसी हिसाब में अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखेंगे तो ये भी कुछ आगे करके बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में कुछ ऐसा ही कर रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है इधर इधर वाला, तो ये दोनों समान बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, किसकी साथियों, ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्राफ कुछ कैसे बनाया है और यहाँ पे देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाया है, इसलिए हमारे पास जो भी ऑप्शन बचता है वो आप बचता है ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हमेशा की तरह ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।